देहरादून से बड़ी खबर है जहां यूकेडी ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूकेडी ने 4 लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। गढ़वाल सीट से मैदान में है आशुतोष नेगी। हरिद्वार सीट से मोहन असवाल को प्रत्याशी बनाया गया है। नैनीताल सीट पर शिव सिंह रावत को प्रत्याशी घोषित किया गया है। वहीं अल्मोड़ा सीट पर अर्जुन देव को चुनावी रण में उतारा गया है। टिहरी लोकसभा सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी यूकेडी, ये मन बनाया है और लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। यूकेडी ने 4 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। तो कहीं ना कहीं 4 सीटों पर और टिहरी लोकसभा सीट पर अपना कोई भी प्रत्याशी यूकेडी नहीं उतारने वाली है, क्योंकि एक तरीके से टिहरी रिजर्व सीट राजघराने की मानी जाती है। इसी वजह से हो सकता है कि यूकेडी नहीं चाहती कि वहां से कोई भी प्रत्याशी वो उतारे। इसके अलावा 4 सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया गया है। यूकेडी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। 4 कहीं ना कहीं कांग्रेस से आगे चल रही है यूकेडी, क्योंकि कांग्रेस ने अभी भी 2 सीटों पर नामों का ऐलान नहीं किया है। अगर प्रत्याशियों की बात की जाए तो यहां पर गढ़वाल सीट से आशुतोष नेगी को मौका दिया गया है। हरिद्वार से मोहन असवाल को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा नैनीताल सीट की बात की जाए तो यहां शिव सिंह रावत प्रत्याशी घोषित किए गए हैं और अल्मोड़ा सीट पर अर्जुन देव को मौका दिया गया है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है। और पहले तो एनडीए इंडिया गठबंधन की ओर विचार कर रहे थे। मुझे लगता है कि यूकेडी जहाँ भी प्रत्याशी उतारेगा वो कांग्रेस हार का ही कारक बनेगा। बीजेपी का वो किसी प्रकार से कोई नुकसान करने की स्थिति में नहीं है। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं दीपक रावत जी, यूकेडी प्रवक्ता हैं, और सचिन गुप्ता जी, बीजेपी प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और सबसे पहले दीपक रावत जी, आप लोगों ने 4 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की है, क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर? देखिए, बहुत देर से सारी मीडिया में ये अटकलों का बाजार गर्म था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के विरुद्ध उत्तराखंड क्रांति दल क्या अपना राजनीतिक रूप से किस तरफ से अपने को सक्षम साबित करेगा। और आज ये चीज जाहिर हुई है कि हम जो पहले से घोषणा कर रहे थे कि 5 की 5 लोकसभा सीटों में हम लोग लड़ेंगे, जिसमें 4 सीटों में हम लोग अपने जो उम्मीदवार हैं हमने उतारे हैं और 1 सीट पे हमने युवाओं का ध्यान रखते हुए बॉबी पवार जी को समर्थन दिया है टिहरी सीट से। तो और अब ये मुकाबला हमने स्पष्ट कर दिया है कि जो जन आक्रोश जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध हुआ है उसको प्रखर रूप से हम इस 2024 का जो लोकसभा चुनाव है इसमें जनता के सामने जाएंगे और इन सारे मुद्दों को प्रखरता के साथ हम पटल में रखेंगे और जनता के बीच जाके समर्थन प्राप्त करेंगे। बिल्कुल। सचिन गुप्ता जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 सीटों पर नामों का ऐलान होना, उसके बाद 5वीं महत्वपूर्ण सीट है टिहरी लोकसभा सीट, उस पर बॉबी पवार को समर्थन यूकेडी ने दिया है। देखिए, जब बॉबी पवार का आंदोलन हुआ था तो उसी समय जो है भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया था कि ये राजनीतिक प्रदर्शन है और इसे राजनीतिक संगठनों का समर्थन है और इसे जो है युवाओं के कंधे पे बंदूक रख के बॉबी पवार को निशाना बनाते हुए जो है इन्होंने उसको आगे किया और इसके पीछे जो है राजनीतिक षड्यंत्र है। और वो आज चुनाव में जो है चाहे वो यूकेडी हो, कांग्रेस ने दर्शा दिया है कि वो उत्तराखंड की राजनीति को युवाओं को गुमराह करना चाहती है। और जिस तरीके से जो है यूकेडी उसको समर्थन दे रही है, तो निश्चित रूप से क्योंकि अभी पिछले दिनों से जो यूकेडी का रुझान था वो स्पष्ट था कि वो इंडी गठबंधन की तरफ जाना चाहती है, लेकिन इनकी किसी टिकटों को लेकर बातचीत नहीं बनी, जिस कारण से जो है इन्होंने भी अपने निर्दलीय प्रत्याशी जो है मैदान में उतारे। तो निश्चित रूप से जो है उत्तराखंड की जनता जानती है कि वर्तमान में जो यूकेडी की स्थिति है वो कांग्रेस की बी टीम के रूप में काम कर रही है और उत्तराखंड के युवाओं की जो है बिल्कुल आज तक जो है किसी प्रकार से ना तो यूकेडी ने कभी कोई समर्थन किया, ना यूकेडी ने कभी कोई उनकी आवाज उठाई। तो जनता भली भांति जानती है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दी गई सभी गारंटी पर जो है जनता विश्वास करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी को इस प्रत्याशियों को उतारने से
किसी प्रकार से कोई नुकसान होने वाला नहीं है। उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी को, अपने नरेंद्र मोदी जी को, जो कि जिनका एक विशेष लगाव उत्तराखंड के साथ है, उनको जो है पुनः तीसरा प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार बैठी है। अच्छा सचिन गुप्ता जी, आपने कहा कि बॉबी पवार ने जब आंदोलन किया था उस वक्त कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित थे, तो इसमें गलत क्या है? अगर एक बेरोजगार युवाओं का चेहरा कोई अगर बनता है और फिर वो चुनाव लड़ता है क्योंकि युवा है, तो उसमें गलत क्या है? नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर किसी को प्रयत्न कर जो है आप उसको दिखाएंगे कि ये युवाओं का कार्यक्रम और उसमें पीछे राजनीतिक जो है आप उस पर जोड़ के चलेंगे, तो निश्चित रूप से जो है आप स्पष्ट तौर पे राजनीतिकरण करके आइए ना। आप युवाओं के कंधे बंदूक रख के क्यों बात कर रहे हैं? आप सीधे सीधे कहिए कि हम राजनीति करने के लिए हम चुनाव लड़ने आना चाहते थे, इसलिए हमने वहाँ पे युवाओं को गुमराह किया और वहाँ पे धरने पे बिठाया। तो आप जो है आप स्पष्ट बोलते हैं। बॉबी पवार को स्पष्ट बोलना चाहिए था कि मैं आगे लोकसभा चुनाव लड़ना जा रहा हूँ या मैं आगे कोई चुनाव लड़ना जा रहा हूँ, इसलिए जो है मुझे समर्थन किए। युवाओं को गुमराह करके, युवाओं की को झूठी दिलासा देते, युवाओं को लालसा देते हुए जो है उन्होंने उन्हें आंदोलन पे बिठाया। उसके बाद वहाँ पे उग्र प्रदर्शन कराया, वहाँ पे स्थिति जो है कानून को अपने हाथ पे लेने का काम उन युवाओं ने किया। तो सीधे सीधे ये षड्यंत्र था, ये उत्तराखंड के युवाओं को गुमराह करा। और बॉबी पवार ने भी दर्शा दिया है कि उन्हें युवाओं के रोजगार से, स्वरोजगार से कोई मतलब नहीं था, उन्हें केवल अपनी राजनीति चमकानी थी और आगे चुनाव लड़ना था, जिसके लिए उन्होंने हथियार उत्तराखंड के हमारे युवा, मासूम युवाओं को बनाया। तो इसलिए जो है उत्तराखंड का युवा भी देख रहा है और उत्तराखंड का युवा भी समझ रहा है कि केवल नेतागिरी थी और कुछ नहीं था। इसलिए आगामी लोकसभा चुनाव जो है दर्शा देगा, दिखा देगा कि जो है उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है और रहेगी। बिल्कुल दीपक रावत जी, यहाँ तो सिरे से नकार दिया गया है, राजनीतिकरण आप लोगों ने कर दिया है। इस आंदोलन का जो बेरोजगार युवा बैठे थे वो भी आप लोगों ने ही बिठाए थे, ऐसा कहना है बीजेपी का। मैं सचिन गुप्ता जी की राजनीतिक समझ में प्रश्न चिन्ह नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं जानना चाहूंगा क्या युवा वोट नहीं डालता है? क्या भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि जो युवा अपनी आवाज उठा रहा है उसको अपना नेतृत्व चुनने का अधिकार नहीं है? इस उत्तराखंड के युवाओं ने अगर विरोध किया है वर्तमान सरकार का और केंद्र सरकार का, तो उन्होंने विकल्प दिया है युवाओं का। जो जिस युवाओं की बात बॉबी पवार कर रहा था, आज उस बॉबी पवार ने ताल ठोकी है और भारतीय जनता पार्टी को बौखलाहट और इनकी घबराहट इनके अध्यक्ष और इनके प्रवक्ता साफ झलक रही है। आप लोकतंत्र में किसको मना कर सकते हैं कि आवाज उठाने के लिए और किसको मना कर सकते हैं कि वो राजनीतिक रूप से ना आए? इनका कहने का अर्थ ये है कि युवा जो है वो अपनी बात रखें, आंदोलन करें, पर राजनीति में ना आए। तो ये अपने युवा मोर्चा खत्म क्यों नहीं कर देते हैं? इनका युवा जो भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा है उसे खत्म कर दीजिए। क्यों रखा हुआ है उस युवा मोर्चा को राजनीति करने के लिए? क्या राजनीति सिर्फ किसी राजनीति के बैनर तले ही हो सकती है? क्या बैनरों से हट के कोई व्यक्ति राजनीति नहीं कर सकता है? लेकिन दीपक रावत जी, सचिन गुप्ता जी तो ये कहते हैं कि बॉबी पवार को पहले ही ये क्लियर कर देना चाहिए था कि वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसीलिए इस मंशा से उन्होंने पूरे आंदोलन को खड़ा किया। तो आप देखिए, अगर कोई किसी युवा को अगर राजनीतिक रूप से उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तो उसके पास एक ही विकल्प बचता है कि वो अपने छात्र का भविष्य जीवन छोड़कर वो वर्तमान के राजनीतिक जीवन में आ जाए। और अगर बॉबी पवार ने यह निर्णय लिया है कि वो वर्तमान में जो सरकार है, निरंकुश सरकार से जो किसी प्रकार से विपक्ष को देखना नहीं चाहती है, युवाओं की बात सुनना नहीं चाहती है, महिलाओं की बात नहीं सुनना चाहती है, उनकी आवाज अगर बॉबी पवार बनना चाहता है, तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को और प्रवक्ताओं को क्या दिक्कत है। कोई सचिन गुप्ता जी क्या पहले बोल के आ गए थे कि मैं राजनीति करने वाला हूँ? या यहाँ पर बैठे हुए तो ये कौन सी सोच है? ये वही मानसिकता है क्योंकि अगर कोई युवा बनेगा तो हमारा बनेगा, यदि कोई अध्यक्ष बनेगा तो हमारा बनेगा, यदि कोई नेता बनेगा तो हमारा बनेगा। ये परिवारवाद का दूसरा ही रूप आ रखा है जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। भाई बॉबी पवार ने अगर ये निर्णय लिया है कि वो लोकसभा का इलेक्शन लड़ना चाहता है और लोकसभा का इलेक्शन लड़ के अपनी बात को और प्रखर तरीके से युवाओं की बात को रखना चाहता है, तो इसमें क्या बुराई है? और उत्तराखंड क्रांति दल उसको समर्थन कर रहा है। बिल्कुल। सचिन गुप्ता जी, एक सवाल आपसे, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ही मान लीजिए, क्योंकि मांगे नहीं माने गए इसलिए दूसरा रास्ता बॉबी पवार ने चुना, लेकिन अगर चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर आते बॉबी पवार, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत नहीं करती? नहीं, देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से मैंने तो ये नहीं कहा है कि बॉबी पवार चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, बॉबी पवार को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए।
मैं तो केवल यही कह रहा हूँ कि अगर उन्हें राजनीति करनी थी तो वो राजनीति करते। युवाओं को, जो भोले भाले युवा हैं, उनको जो है गुमराह करके राजनीति में आना, ये कहीं ना कहीं जो है युवाओं के साथ धोखा है। और यूकेडी जो बार बार कह रही है कि हम समर्थन देते, तो यूकेडी टिकट दे देती। यूकेडी तो अपना प्रत्याशी घोषित नहीं करती, वहां पे टिकट देती जो है बॉबी पवार को जो है वहां पर। लेकिन जो है क्योंकि केवल राजनीति करना और राजनीति के माध्यम से अपनी नेतागिरी चमकाना ही जो है ध्येय है इनका, इसलिए जो है जनता प्रलोभन में, युवा प्रलोभन में नहीं आने वाले हैं। और जहां तक बात है इस प्रकार के आंदोलन की, तो आंदोलन करना, युवा लोकतंत्र में आंदोलन युवा करते हैं, युवाओं का अधिकार है, और आंदोलन से कहीं कहीं बड़ी राजनीति हस्तियां उभर के भी आई है। लेकिन आप केवल गुमराह कर और केवल जो है प्रलोभन देकर कि हाँ मैं ऐसे कर रहा हूँ और अब मेरे को आना चाहिए राजनीति, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो है ये सिर्फ और सिर्फ जितना भी पिछला एक कार्यकाल जो है युवाओं का रहा, युवाओं को लेकर जो है बॉबी पवार ने किया, वो केवल उन्हें गुमराह करने के लिए किया। क्योंकि वो युवा भी जानते हैं कि अगर हमारा भविष्य सुरक्षित है तो वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है, हमारा भविष्य सुरक्षित तो पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। तो इसलिए जो है केवल राजनीति में अस्थिरता फैलाने के लिए या केवल अपना नाम चलाने के लिए जो है इस तरह की राजनीति करना उचित और शुद्ध राजनीति का परिचय नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। अच्छा सचिन गुप्ता जी, इसलिए समझने की जरूरत है क्योंकि हर राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या यूकेडी हो, बेरोजगारी की बात होती है, युवाओं की बात होती है। आप लोग भी कहते हैं 4 वर्ग इस देश में हैं जो जिसमें युवा भी शामिल हैं। अगर आप लोग भी कहते हैं हम युवा के हितैषी हैं, तो एक अगर चेहरा युवाओं के बीच में से उठ के उनके ही हक के लिए, अगर कोई राजनीतिक दल कुछ नहीं कर रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है और वो उनके लिए हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो इसमें फिर षड्यंत्र और राजनीति कैसे? नहीं, देखिए हमारा इसमें षड्यंत्र और राजनीति तो मैं केवल राजनीति करने के लिए जिस प्रकार वो राजनीति में आए हैं और जिस तरीके से उन्हें समर्थन जो है कभी पीछे से यूकेडी कर रहा है, कभी जो है कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ कि अगर उन्हें केवल राजनीति या नेतागिरी करनी थी तो वो स्पष्ट खुलकर आते कि भाई मैंने आगे चल के नेतागिरी करनी है, राजनीति करनी है, इसलिए जो है मैं इस प्रकार के आंदोलन कर रहा हूँ। बेचारे युवाओं को केवल ये कहकर कि मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं तुम्हारे अधिकारों की बात कर रहा हूँ, केवल उनको ये गुमराह करके जो है उनको जो है एक तरीके से ढाल बनाते हुए तुम आगे आए, तो ये कहीं ना कहीं जो है ये उचित नहीं है। आपका ध्येय और मत आपका स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं राजनीति के अंदर या समाज के अंदर, क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन आप दिखाएंगे कुछ और करेंगे कुछ और, तो जनता और युवा भली भांति इन चीजों को समझती है। और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में जो रोजगार, चाहे वो स्टार्टअप के माध्यम से हो, स्टैंड अप के माध्यम से, स्वरोजगार के माध्यम से हो, और चाहे जो है हमारे पहाड़ों पर जो हम पहाड़ों पे हमने जो होम स्टे की योजनाएं शुरू की, तमाम ऐसी जो है योजनाएं, सोलर पैनल्स लगाने की व्यवस्था, उसमें उनकी भागीदारी की व्यवस्था, तो तमाम ऐसे जो है युवाओं के लिए उत्तराखंड सरकार ने और केंद्र सरकार ने की है। तो निश्चित रूप से युवाओं को इस बात का विश्वास है कि आने वाले समय भी कि नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है, नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास निश्चित रूप से जो है जनता उस पर मोहर लगाएगी, युवा उस पर विश्वास जताएगा। और जो तीसरा टर्म है निश्चित रूप से युवाओं के लिए और भी ज्यादा जो है हितकारी, लाभकारी ये होने वाला है, ये प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। बिल्कुल। दीपक रावत जी, आखिरी सवाल आपसे, छोटे में जवाब दीजिएगा कि आपके सामने चुनौती बहुत बड़ी है। एक वो पार्टी खड़ी है जो ये बोलती है हम युवा के हितैषी है और हमने बेरोजगारों को रोजगार दिया है स्टार्टअप के माध्यम से, और दूसरी तरफ आप लोगों पर आरोप लग रहा है कि खाली राजनीति चमकाने के लिए आपने युवा चेहरे को समर्थन दिया है। कैसे इसको पार पाएंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये बता दूं कि इस भारतीय जनता पार्टी से पहले का उत्तराखंड क्रांति दल बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी 80 से राजनीति कर रही है और हम 79 से राजनीति कर रहे हैं। तो अगर राजनीति, ये उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म ही राजनीति के लिए हुआ है, जैसे भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व के लिए राजनीति के लिए हुआ है। तो ये आरोप अब लगाना कि हम राजनीति कर रहे हैं, तो राजनीति के लिए ही हम राजनीति कर रहे हैं। ये पहाड़ के और मूल निवास की और पहाड़ियों की बात करने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया था यहाँ आज से 44 साल पहले। रही बात संगठन की, तो निश्चित रूप से पूर्व में संगठन बहुत से ऐसे कारण थे जिन कारण से संगठन उस स्थिति में नहीं रहा जिस स्थिति में उसको रहना चाहिए था। लेकिन जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो यहाँ के पहाड़ के लोग हैं, जो जिन्होंने संघर्ष किया है उत्तराखंड क्रांति दल के साथ, वो आज भी उत्तराखंड क्रांति दल का जो यहाँ का बलिदान है वो उसको भूला नहीं है। उसको जानता है कि इस प्रदेश को बनाने में जितना बड़ा योगदान उत्तराखंड क्रांति दल का है उतना किसी का नहीं है। मैं तो सचिन गुप्ता जी से पूछूंगा कि जब उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था, इनके प्रवक्ता बता दें कि ऐसा कौन सा नेता इस प्रदेश के बनने से पूर्व है जिसने इसके बारे में प्रदेश बनना चाहिए इसका समर्थन किया हो या कोई कथन दिया हो। ठीक है,
आप दोनों का, सचिन जी आपका भी और दीपक जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।